So friends, welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari, where commerce simplified and success amplified. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था ओसी, जहां हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट, जो क्लासिफाई होते इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर उसमें से भी हमने स्टार्ट किया था उसका सब टॉपिक दैट इज बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रोफेशन। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन स्टूडेंट्स? जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था मैम, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों में हम अर्न करने वाले मनी है, रिवॉर्ड हमारे लिए मनी ही होने वाला है, बट मनी को जो कमाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और जो रिटर्न आता है, जो रिवॉर्ड है, उसके नाम अलग है। ठीक है, तो सबसे सेकेंड पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेशन से। व्हाट इज प्रोफेशन? Profession is an economic activity under which a person uses his educational qualification. मतलब अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको क्या करना होगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अक्वायर करना होगा, स्किल अक्वायर करनी होगी, राइट? तब आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फीचर्स। सबसे फर्स्ट फीचर है इसका एम। हर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, मे बी डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सभी का प्रोफेशन का एम होता है ऑब्वियसली टू अर्न मनी। जैसे ही वो सर्विसेज रेंडर करते हैं, रिटर्न में या रिवॉर्ड में वो एक्सपेक्ट करते हैं मनी। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन। नाउ व्हाट इज क्वालिफिकेशन? मतलब अगर आप एक प्रोफेशन में हो तो आपका क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूंगी कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होता है एमबीबीएस। इफ आई से कि मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ तो मेरा क्वालिफिकेशन होगा सीए। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोलूंगी मैं लॉयर हूँ, मेरे पास डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो हर प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए रहती है क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन भी हमें रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिटर्न्स। तो अगर आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो भी रिटर्न्स आती है स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड होती है, राइट? ये कुछ कुछ केसेस में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप जब भी आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज दोगे तो आपको रिटर्न मिलता है फीस, कभी ज्यादा मिल गई, कभी कम मिल गई, ज्यादा मिल गई, कम मिल गई। इन द सेंस आप चाहो तो आप हाई फीस भी चार्ज कर सकते हो, आप चाहो तो कम फीस भी चार्ज कर सकते हो। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर यू गेटिंग? सेकेंडली क्या होता है, अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो आप फीस अपने आप से डिटरमाइन कर सकते हो, पर अगर आप प्रोफेशन होने के नाते भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हो तो वहां आपको मिल जाएगी सैलरी। ठीक है, थर्ड पे आते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल स्टूडेंट्स? अगर आप कोई भी प्रोफेशन अक्वायर करते हो, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कैपिटल आपको लगाना है, जैसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ, आपकी स्टडीज का, आपकी जो भी आपको स्टडीज गेन करनी है उसकी जो एग्जामिनेशन फीस है, करिकुलम फीस है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा बस उतना ही होता है, और वो भी डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन ले रही हूँ तो मेरा एक्सपेंस होगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। पर अगर मैं कोई डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रही हूँ तो मेरा हो सकता है इन दी मल्टीपल्स ऑफ लाख, 20 लाख, 30 लाख, डिपेंडिंग अपॉन माई डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसका रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। इसका मतलब क्या होगा मैम? जैसे ही आप कोई भी प्रोफेशन एक्वायर करते हो तो आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर और मेंबरशिप सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना भी होगा कि सीए अगर आप हो तो आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आप साइन करोगे तो आपका मेंबरशिप नंबर क्या है। तो जैसे ही आप एक डिग्री क्वालिफाई करते हो या अक्वायर करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप आपके हर डॉक्यूमेंट पे इम्प्रिंट कर सकते हो। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स का, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं एक फ्रेम बनी रहती है, फ्रेम में डॉक्टर का सर्टिफिकेट along with the registration number is mentioned. Are you getting that students? Next feature आता है non transferability. Very important feature as far as profession is concerned. प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती है ना स्टूडेंट्स, जिस पर्सन ने प्रोफेशन सीखा है वो खुद ही करता है। ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर हूँ, आज कोई रीजन से मैं क्लिनिक नहीं जा पा रही तो मैं मेरे हस्बैंड को या मैं मेरे मदर को नहीं बोल सकती हूँ आज आप डॉक्टर बन जाओ मेरी जगह और मरीजों का इलाज कर देना। कैन आई डू दैट?
नहीं, मतलब जिसने प्रोफेशन अक्वायर किया है वो सर्विस वो खुद डिलीवर करेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम वहां इम्प्लांट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ वर्क, मतलब प्रोफेशनल जो भी काम करेगा उसके लिए वो क्या चार्ज करता है, अपनी एक्सपर्टीज के लिए या अपने स्किल्स या नॉलेज के लिए वो चार्ज करता है फीस। आर यू गेटिंग? तो ये एकदम इजी से फीचर्स थे हमारे प्रोफेशन के। एम, क्वालिफिकेशन, रिटर्न्स तो आपको पता ही है, कोई भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने पे हमें रिटर्न में मिलती है फीस। कैपिटल हम बोलेंगे तो काफी कम इन्वेस्टमेंट रहता है कंपेरेटिव टू बिजनेस। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हो, करना चाहते हो, तो आपको एग्जाम देके रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी कब मिलेगा स्टूडेंट्स? खाली एग्जाम देने से नहीं मिलता, आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट था नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जो है एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट मैम? एम्प्लॉयमेंट मैम सिंपल है कि हम किसी के अंडर काम करते हैं जो ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहा है, जो हमारी नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी भी थी। अगर कोई पर्सन बिजनेस चलाता है तो वो अपने अंडर 20 से 25 लोगों को भी काम देता है। अभी जो 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इनटू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टी होती है आपकी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। द पर्सन हु इज गिविंग वर्क इज द एम्प्लॉयर एंड द पर्सन हु इज डूइंग वर्क इज नोन एज एम्प्लॉय। ठीक है, अब जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो तो आपको रिटर्न क्या मिलता है मैम? देखिए, अगर आप फैक्ट्री में काम करोगे तो आपको मिलेगी वेजेस, और अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो तो आपको मिलेगी सैलरीज। ठीक है, चलो लेट्स कम टू द फीचर्स स्टूडेंट्स। एम क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं बोलूंगी तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम ही होता है मनी अर्न करना, बस मनी कमाने के और मनी के रिवॉर्ड के, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, सेकेंड क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप जाते हो स्टूडेंट्स तो आपका जो क्वालिफिकेशन होता है बहुत हायर डिग्री नहीं रहता, मीडियोकर डिग्रीज भी चलती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, स्किल जॉब भी होते हैं, अनस्किल जॉब भी होते हैं, जैसे कई लोग लेबर जॉब करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी काम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? फिर होता है मॉनेटरी रिटर्न्स। मॉनेटरी रिटर्न्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रिटर्न दैट वी गेट? हमें रिटर्न मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री में काम करोगे तो आपको मिलेगा वेजेस, ऑफिस में काम करेंगे तो हमें मिलेगी सैलरीज। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट होता है कैपिटल। तो अगर आपको कहीं जॉब करना है, किसी के अंडर काम करना है, तो आपका कुछ कैपिटल नहीं लगता, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आपको कोई रिस्क नहीं होती। आर यू गेटिंग? हाँ, जॉब सिक्योरिटी की रिस्क रहती है, दैट इज अनदर थिंग, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप ऐसे कोई रिस्क में नहीं रहते। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है मैम? आपको अपने आप को कहीं रजिस्टर करवाना है, कोई इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करवाना है एम्प्लॉयमेंट के लिए? नहीं मैम, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन सिर्फ होता है हमारे प्रोफेशन में। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी। अगेन सेम है, आपके प्रोफेशन में भी ये प्रिंसिपल हमने देखा था। अगर आप कोई भी जॉब जो आप करते हो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप अपने सब्स्टिट्यूट को वहां भेज के वो चीज नहीं करवा सकते, राइट? जैसे इसमें एग्जाम्पल करके दिया है कि अगर एक टीचर रिटायर हो रही है तो क्या वो अपने बच्चों को भेज सकती है पढ़ाने? नहीं मैम, अगर वो लोग अकाउंटेंट है तो वो अकाउंट का काम करेंगे, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करेंगे, वो वहां जाके बच्चों को टीच नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क। तो हर जो भी एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको काम देगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अपना काम करे, आपको रिटर्न में वो दे देगा आपकी सैलरी या फीस। तो ये थे सिंपल फीचर्स आपके एम्प्लॉयमेंट के। तो हमने आज डिस्कस किया हमारा प्रोफेशन और हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स इसको आप मार्क कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, क्योंकि बहुत बार शॉर्ट नोट्स में ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्विकली इसे डिस्कस करते हैं। बिजनेस के स्टूडेंट्स दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं बेसिकली, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैम व्हाट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब रिलेटेड टू मनी, और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब पैसे कमाते कमाते भी आपको सोशल एस्पेक्ट पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो व्हाट इज इट्स एक्सपेक्टेशन कि हाँ मैं बिजनेस करके प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा स्टूडेंट्स? सर्चिंग न्यू कस्टमर। इसका मतलब वो हमेशा इसी सोच में रहता है कि हाउ कैन आई मेक माई बिजनेस ग्रो, मेरे कस्टमर्स कैसे बढ़े, मेरे सेल्स कैसे बढ़े, मेरा रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो।
ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है उसका इनोवेशन। इनोवेशन मतलब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, बिजनेस में एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंज होता रहता है, तो आपको बिजनेस में बने रहना है तो आपको भी नई नई चीजें इनोवेट करनी होती है, नए नए प्रोडक्ट्स लाने होते हैं, तो ही आप बिजनेस में सरवाइव कर पाओगे। तो बिजनेसमैन भी क्या करता रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं कंटिन्यूस बेसिस पे R&D करूं सो दैट आई कैन इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा मैम, ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा मेरे जितने भी रिसोर्सेस हो वो बेस्ट पॉसिबल यूज हो, वेस्टेज मिनिमम हो और जितने भी रीयूज हो उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कमा ही रहा है बिजनेसमैन, बट सोसाइटी के तरफ एज अ होल उसके क्या गोल्स रहेंगे या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब बिजनेसमैन क्योंकि इतना पैसा चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट सेल करने का, तो उसे क्या करना है एट द सेम टाइम अपने प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट्स की भी क्वालिटी सप्लाई देनी है। ये नहीं कि आप प्राइस ले रहे हो 100 और क्वालिटी क्या दे रहे हो 20-30 रुपीज का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप हमें सेल कर रहे हो। गेटिंग दैट। नेक्स्ट क्या करना नहीं चाहिए बिजनेसमैन को, ही शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन को कभी भी अपने बिजनेस एक्टिविटीज करते समय मिसलीडिंग एड्स नहीं देने हैं। राइट। मिसलीडिंग एड्स क्या होते हैं, एड्स में कुछ और बताया जाता है और रियल प्रोडक्ट कुछ और होता है। ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो कि अगर आपके प्रोडक्ट पे लिखा है 1 kg, राइट, और जब सप्लाई होता है तो आपको मिलता है 900 ग्राम, तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इतना प्राइस पे करने के बाद भी हम माल प्रैक्टिसेस के शिकार बन गए, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब बिजनेसमैन क्योंकि वो सोसाइटी के ट्रस्टीज माने जाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, कंट्री के लिए, कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर पाए। राइट। साथ ही साथ उन्हें ये भी देखना है कि इंडस्ट्रियल सेटअप भी सिर्फ एक ही कंजेस्टेड एरिया में ना हो, अलग अलग बैकवर्ड रीजन्स में हो, ताकि वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। गेटिंग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब जब भी आप काम करवा रहे हो, एम्प्लॉयज को पता है आप पे दे रहे हो, बट पे के साथ साथ आपको उनका वेलफेयर सोचना है। जैसे टाइमली उनको ट्रेनिंग देना है, एजुकेशन का अगर और अपग्रेडेशन जरूरी है तो वो देना है, उन्हें क्रीच फैसिलिटीज देना है, रिक्रिएशन के लिए फैसिलिटीज देना है, इंश्योरेंस देना है, उनके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस देना है, सो दैट दे फील सिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, अगर सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है तो बिजनेसमैन बीइंग अ ट्रस्टी ही शुड ट्राई टू रिमूव दैट। जैसे अगर कोई एरिया है वहाँ वाटर पोल्यूशन हो रहा है, या सपोज हम बोलेंगे सैनिटाइजेशन फैसिलिटी नहीं है, हाइजीन नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो बिजनेसमैन एज अ सोशल मोटो वहाँ के लोगों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अरेंज कर सकते हैं, स्लम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, हॉस्पिटल से, स्कूल से ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वेलफेयर मतलब इन जनरल आप चाहो तो स्कूल बनवा सकते हो, रोड्स बनवा सकते हो, यू कैन डू सच थिंग्स विच विल हेल्प और बेनिफिट द सोसाइटी एट अ लार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट में लिख दीजिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। फिर 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो इकोनॉमिक के, और 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के। ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे रूल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन डिविजन ऑफ कॉमर्स। आर यू गेटिंग? तो इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ मैं आपको हर टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट्स होने पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।